इससे पहले लेक्चर में हमने लीनियराइजेशन पढ़ी है सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन की। आज के लेक्चर में ये सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की लीनियराइजेशन देखेंगे कि सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे लीनियराइज किया जाता है जी, कैसे उसका लीनियर सिस्टम उसको करस्पॉन्डिंग लीनियर सिस्टम में कैसे चेंज किया जाता है जी। We are going to discuss the behavior for solutions of autonomous system of differential equation of the form dx by dt is equal to f of x y dy by dt is equal to gxy। यानी हम इस टाइप का जो सिस्टम है उसके सॉल्यूशंस का बिहेवियर डिस्कस करेंगे। और ये जो टाइप ये जो सिस्टम है हमारे पास ऑटोनमस सिस्टम है, लेकिन सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्योंकि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सिस्टम क्यों है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं और एक्स और वाई हैं, तो राइट साइड पे फंक्शंस ऑफ एक्स वाई हैं, यानी कि एक्स और वाई दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो इसका मतलब ये मिक्सअप जब आपस में हो रहे होंगे तो फिर वो ये नॉन लीनियर ये सिस्टम बन जाएगा। क्योंकि जब भी डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो तो तब भी वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, और अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 से ज़्यादा हो तो तब भी वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो इधर ये कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो रहा होगा, इसलिए ये जो सिस्टम है ये नॉन लीनियर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो नॉन लीनियर सिस्टम को जिस तरह मैंने बताया कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, इसी तरह नॉन लीनियर सिस्टम को एग्जैक्टली सॉल्व करना एनालिटिकली तो मुश्किल है, लेकिन उसके सॉल्यूशंस के बिहेवियर के बारे में बता सकते हैं कि उसके सॉल्यूशंस किस टाइप के होंगे, किस पॉइंट को अप्रोच कर रहे होंगे, किस पॉइंट से अवे जा रहे होंगे। लेट अस अज्यूम दैट, तो वो उसी सूरत में हो सकता है कि जब हम नॉन लीनियर सिस्टम के जो करस्पॉन्डिंग वो लीनियर सिस्टम फाइंड कर लें, तो फिर लीनियर सिस्टम की हमने जो थ्योरी है वो डेवलप की हुई है। इससे पहले लीनियर सिस्टम के सॉल्यूशंस के बारे में हमें पता है सारा, क्योंकि लीनियर सिस्टम का जो लीनियर सिस्टम हम बनाते हैं जिसमें जो मैट्रिक्स ये होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स होता है, और उसकी जब आइगन वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करते हैं तो उन आइगन वैल्यूज़ की बेस पे फिर हम वो बता देते हैं कि ये जो लीनियर सिस्टम है इसमें जो इसका क्रिटिकल पॉइंट है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है या टोटिकली स्टेबल है। तो वही फिर बिहेवियर हम इधर बता देते हैं नॉन लीनियर में कि जो लीनियर सिस्टम का बिहेवियर है वो कम इसके नेबरहुड में भी वही बिहेवियर। वो क्यों नेबरहुड ले रहे होते हैं ये आगे देखते हैं कि क्यों नेबरहुड में बात करते हैं कि नेबरहुड में सिर्फ बिहेवियर उसका ऐसा है। लेट अस अज्यूम दैट द टू फंक्शंस f एंड g आर कंटिन्यूस ऑन अ रीजन r। सपोज हम करते हैं कि ये जो f और g हैं ये दोनों कंटिन्यूस है इस रीजन में। दिस रीजन इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड फेज प्लेन। ये जो रीजन है जिसमें x और y लिए गए हैं ये रीजन हमारे पास ये यानी जो x और y डिपेंडेंट वेरिएबल की डोमेन ली गई है ये रीजन हमारा कहलाता है फेज प्लेन के। इस फेज प्लेन में सॉल्यूशन ये प्लॉट किए जा सकते हैं जी इसकी। बाय थ्योरम ऑफ एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस वी हैव अ यूनिक सॉल्यूशन टू द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम से हम इसका यूनिक सॉल्यूशन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का, क्योंकि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम यही कहता है कि अगर ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस हों और इनके पार्शियल ये फंक्शन और इनके जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं वो कंटिन्यूस हों तो उसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो इस इनिशियल कंडीशन को ये ले लें तो यूनिक सॉल्यूशन इसका इस इनिशियल कंडीशन के लिए यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यूनिक सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है जी कि द कर्व एक्स टी वाई ऑफ टी टी बिलोंग्स टू माइनस एप्सिलॉन इनटू बीटा रिप्रेजेंटेड इन आर इज कॉल्ड अ ट्रेजेक्ट्री। वो जो कर्व है जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास क्या होगी, वो जो ट्रेजेक्ट्री होगी। और फॉर ईच पॉइंट ऑफ आर देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन ट्रेजेक्ट्री कंटेनिंग इट। तो यूनिक सॉल्यूशन होने का मतलब ये है कि ये जो कोई भी कर्व है वो आर जो रीजन हमने लिया हुआ है उसमें से कोई पॉइंट लें तो उस पॉइंट में से कोई एक ही कर्व पास कर रही होगी।
critical point for the system is a point a b belongs to r such that f of a b is equal to g of a b is equal to 0। जैसा डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने कैलकुलेट किया है कि वो फंक्शन में वो पुट करे तो वो क्रिटिकल पॉइंट 0 होता है, इसी तरह यहाँ पे भी क्रिटिकल पॉइंट वो कौन सा पॉइंट होगा जिसको हम रीजन आर में से वो कौन सा पॉइंट होगा जिसको इसमें पुट करें तो हमारे पास ये 0 दे दे, यानी इसमें पुट करें तो ये भी 0 आ जाए, ये इसमें पुट करें तो ये भी 0 आ जाए। तो क्रिटिकल पॉइंट जो प्रैक्टिकली कैलकुलेट किए जाते हैं वो इसी तरह कैलकुलेट किए जाते हैं, इसको भी 0 के इक्वल रख दिया जाता है, इसको भी 0 के इक्वल रख दिया जाता है। तो उसमें से जो वैल्यूज़ आएंगी x और y की वो वैल्यूज़ हम देखें तो वो क्रिटिकल पॉइंट हमारे होते हैं। तो जब वो इसको 0 रखने से ही वो वैल्यू कैलकुलेट की गई होती है, तो जब दोबारा इसमें रखेंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है कि ये 0 के इक्वल आ जाएगा। क्लियरली इफ़ ए बी the critical point, the constant function x of t y of t is equal to ab for every t is a solution of 4.2। अगर हमारे पास, क्योंकि अगर वो उसको ये सेटिस्फाई करता है, अब देखिए x of t y of t is equal to ab इस सिस्टम को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि x of t a के इक्वल है तो dx by dt 0 के इक्वल आ गया, y of t b के इक्वल है तो dy by dt b 0 के इक्वल आ गया। तो लेफ़्ट साइड पे दोनों 0 0 हो गए और राइट साइड पे भी f ऑफ ए बी 0 है, क्रिटिकल पॉइंट है, g ऑफ ए बी 0 है, ये क्रिटिकल पॉइंट है। तो उसका मतलब ये है कि ये जो कांस्टेंट सॉल्यूशन है, ये जो फंक्शन है x ऑफ t y ऑफ t इज इक्वल टू ए बी, ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसको हम कहेंगे कि सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसको हम इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन कहेंगे या कांस्टेंट सॉल्यूशन कहेंगे इसको। We observe that the trajectory of a critical point is just a point, जो ट्रेजेक्ट्री होती है क्रिटिकल पॉइंट की, क्यों किसी अब ये देख ले हैं कि x ऑफ टी y ऑफ टी इज इक्वल टू ए बी है, और x ऑफ टी y ऑफ टी को हमने क्या कहा हुआ है कि ट्रेजेक्ट्री, यानी कोई कर्व जो है वो ट्रेजेक्ट्री कहा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कांस्टेंट सॉल्यूशन की ट्रेजेक्ट्री है वो सिंगल एक पॉइंट आ रहा है। The phase portrait is a sketch of the phase plane and few typical trajectory together with all critical point। जो phase portrait होता है, phase portrait एक phase sketch होता है phase plane में, जिसमें कुछ typical trajectories प्लाट की जाती हैं including critical points, क्योंकि critical point भी एक trajectory है और वो सिंगल एक पॉइंट ही होता है, वो पॉइंट उधर लोकेट कर दिए जाते हैं और बाकी कुछ और typical trajectories प्लाट करके, तो वो जो रीजन होता है उसको कहते हैं phase portrait। A critical point AB is called isolated if there are no other critical points in a neighborhood of AB। अगर उसकी neighborhood में कोई और critical points ना हों, कि ऐसे critical points अगर बहुत ज़्यादा mix up ना हों, तो फिर उस critical point को हम कहते हैं कि ये critical point isolated critical point है। We assume that f and g are differentiable around a b। हम assume कर रहे हैं कि ये जो फंक्शन है f और g वो दोनों डिफरेंशिएबल हैं अबाउट ए अराउंड ए बी डिफरेंशिएबल हैं, तो उनकी टेलर सीरीज़ एक्सपेंड की जा सकती है। तो जब टेलर सीरीज़ एक्सपेंड करेंगे द लिनियराइज सिस्टम एसोसिएटेड टू 4.2 इज़ 4.2 हमारे पास ये सिस्टम है डी एक्स बाई डी टी एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई। तो हमारा डी एक्स बाई डी टी किसके इक्वल आ जाएगा, इसकी जब टेलर सीरीज़ एक्सपेंड करेंगे तो अबाउट ए बी अबाउट द पॉइंट ए बी, तो पार्शियल एफ पार्शियल एक्स एट द पॉइंट ए बी। अब ये डायरेक्ट लिख दिया गया है, सबसे पहले तो बल्कि आएगा एफ ऑफ ए बी प्लस पार्शियल एफ पार्शियल एक्स एट द पॉइंट ए बी, और साथ आ जाएगा एक्स माइनस ए प्लस पार्शियल एफ पार्शियल वाई एट ए बी, और साथ वाई माइनस बी। वो जो एफ ऑफ बी है, क्योंकि एफ ऑफ ए बी है वो ज़ीरो हो गया क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट है ए बी, तो वो टर्म यहाँ पे लिखी नहीं गई। इसी तरह जी के लिए भी जी ऑफ ए बी ज़ीरो हो गया, वो टर्म नहीं लिखी हुई, बाकी ये दोनों टर्म लिखी हुई हैं। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये फर्स्ट डेरिवेटिव लेके आगे जो सेकंड डेरिवेटिव है वो लीनियर अप्रॉक्सीमेशन की गई है। तो लीनियर अप्रॉक्सीमेशन में ऑब्वियस है फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। आगे हमने सेकंड डेरिवेटिव और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव छोड़ दिए। हाउ टू लिनियराइज अ मॉडल,
अब के कि कोई भी जो मैथमेटिकल मॉडल है अगर कोई दिया हुआ है, ये तो हमने थ्योरी पढ़ी है कि इस तरह हम करेंगे, तो कोई मैथमेटिकल मॉडल दिया हुआ हो तो उसको हम लीनराइज कैसे करेंगे। वी शैल इलस्ट्रेट द लीनराइजेशन प्रोसेस यूजिंग द SIR मॉडल विद बर्थ्स एंड डेथ्स इन अ पॉपुलेशन ऑफ फिक्स साइज। हम SIR मॉडल को यूज़ करके जिसमें बर्थ रेट भी हो, डेथ रेट भी हो, तो लीनराइजेशन प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि कोई जो फिक्स्ड पॉपुलेशन साइज़ है उसका कोई कांस्टेंट पॉपुलेशन है। फिक्स्ड पॉपुलेशन साइज़ का मतलब यही है कि उसकी कोई ना वो इंक्रीज़ हो रही है ना डिक्रीज़ हो रही है, यानी जितनी बर्थ हो रही है उतनी डेथ हो रही है, तो वो एज अ होल जो पॉपुलेशन है वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। सपोज़ हमारे पास ये SIR मॉडल है, एस डॉट का मतलब है ds/dt, I डॉट का मतलब di/dt और r डॉट का मतलब dr/dt। म्यू यहाँ पे आप देखें, म्यू नेचुरल बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों एक ही इक्वल हैं, तो जब dn/dt करें तो वो इन सब को ऐड करें तो ये ज़ीरो दे देता है, यानी n कांस्टेंट है, को फिक्स्ड पॉपुलेशन है। तो बीटा एडिक्वेट कंटैक्ट रेट है कि ससेप्टेबल और इन्फेक्शन जब आपस में कंटैक्ट करते हैं तो फिर आगे जो ट्रांसमिशन हो रही है वो बीटा रेट हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, तो गैमा हमारे पास रिकवरी रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है विद S + I + R = n। टोटल जो पॉपुलेशन है वो n के इक्वल होगी। सिंस वी अज्यूम दैट द पॉपुलेशन इज़ क्लोज्ड, यानी हमने कहा हुआ है कि ये पॉपुलेशन क्लोज्ड है, फिक्स्ड पॉपुलेशन है, यानी n फिक्स है। वी कैन ऑलवेज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ r इफ़ वी नो s एंड i। अगर हम s और i की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो क्योंकि फिक्स्ड पॉपुलेशन है n, तो s और i की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके s + i, तो r की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट की जा सकती है। देयरफॉर वी नीड ओनली फोकस ऑन द फर्स्ट टू इक्वेशन फॉर s एंड i, इसलिए हम r को मिट कर देते हैं, r वाली इक्वेशन को, सिर्फ हम दो इक्वेशन को लेते हैं जी, दो वेरिएबल को ले रहे हैं, s और i वाली जो इक्वेशन हैं उनको डिस्कस करते हैं। We denote an equilibrium point by attaching asterisk to the state variables। Suppose हम जो equilibrium point है उसको asterisk से denote करते हैं। For example, an equilibrium point may be written as asterisk I asterisk। हम suppose करते हैं कि asterisk जो है वो equilibrium point है इस SIR मॉडल है बेसिकली, लेकिन SI मॉडल क्योंकि R हमने डिस्कस किया है कि R नहीं इसमें लेंगे, तो SI के लिए सपोज asterisk जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, S स्टैरिक और I स्टैरिक हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। Because an equilibrium point means that the value of S and I remain constant। equilibrium point का मतलब यही है कि वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, S और I कांस्टेंट होंगे, उस पर कोई चेंज नहीं आ रही होगी। तो इसका मतलब ये है ds/dt और di/dt दोनों ज़ीरो हो जाएंगे जब S और I एस्टेरिक और I स्टेरिक के इक्वल आ जाएंगे। इफ़ वी इमेजिन दैट बोथ S एंड I आर क्लोज टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट, अगर हम सपोज करते हैं कि S और I दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट के वेरी क्लोज हैं, बहुत क्लोज हैं, तो फिर इनका जो डिफरेंस है S माइनस S स्टैरिक विच वी डिनोट बाई x1 एंड I माइनस x स्क्वायर विच वी डिनोट बाई x2 विल बी स्मॉल। अगर ये S और I जो हैं वो वेरी क्लोज हैं S स्टैरिक और I स्टैरिक के, तो इसका मतलब ये है कि उनका जो डिफरेंस है वो भी बहुत स्मॉल होगा। अब ये चीज़ है जिस वजह से हम नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के हम कहते हैं कि जो लीनियराइज सिस्टम का वो सॉल्यूशन है को इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, वो तो जो नॉन लीनियर सिस्टम का है वो भी इक्विलिब्रियम पॉइंट की नेबरहुड में वो ही होगा। नेबरहुड में इसी वजह से कह रहे हैं क्योंकि हम ये जो S और I की अजम्पशन हम ले रहे होते हैं जब लीनियराइज सिस्टम को कर रहे होते हैं, तो S और I में ये जो वेरिएबल में हम अजम्पशन ले रहे होते हैं, तो हम अजम्पशन यही ले रहे होते हैं कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये
वेरी क्लोज टू, इनकी वैल्यू जो है वो वेरी क्लोज टू इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यानी एस और आई वेरिएबल दूसरे लफ्ज़ों में सॉल्यूशंस ही है ना इस सिस्टम के, डिपेंडेंट वेरिएबल है इसमें एस और आई, तो इसका मतलब ये है कि जो सॉल्यूशंस हैं वो वेरी क्लोज टू इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ पे लिनियराइजेशन में ये सपोजिशन ली जा रही होती है, इसलिए स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या सॉल्यूशंस की वो अट्रैक्शन या रिपल्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कहते हैं कि जो लिनियराइज सिस्टम का बिहेवियर है वो नॉन लीनियर सिस्टम का इसकी क्लोज नेबरहुड में वो सिस्टम है, पूरी डोमेन में हमें नहीं पता कि उसका क्या होगा, वो इस अजम्पशन की वजह से होता है। An important point is that terms involving products of x1 and x2, for example the quadratic terms x1 square, x2 square or x1 x2 are much smaller still, and so to a very good approximation can be ignored। तो इसका मतलब यह है कि आज इस एस अगर वेरी क्लोज टू एस और आई वेरी क्लोज टू आई स्टैर, एस स्टैरिक और आई स्टैरिक के हैं तो ये डिफरेंस वेरी स्मॉल होंगे। इन डिफरेंसेस को आपने रिप्रेजेंट किया हुआ है हमने x1 और x2 से, अगर ये वेरी स्मॉल है तो उनके जो स्क्वायर और हायर ऑर्डर टर्म्स हैं या प्रोडक्ट हैं वो और भी स्मॉलर हो जाएंगे, इतने स्मॉल हो जाएंगे कि उनको इग्नोर किया जा सकता है। वी कैन डिफ्रेंशिएट आवर एक्सप्रेशन फॉर x1 dx1 बाई dt। अब x1 s माइनस एस स्टैरिक है तो dx1 बाई dt आ गया ds बाई डी टी माइनस डी एस स्टैरिक बाई डी टी। तो एस स्टैरिक यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो dx1 बाई डी टी डी एस बाई डी टी के इक्वल आ गया। इसी तरह सिमिलर dx2 बाई डी टी डी आई बाई डी टी के इक्वल आ गया। सो वी नो हैव, तो हमारे पास ये आ जाएगा लेफ़्ट साइड पे, इधर x1 डॉट आ गया, x2 डॉट आ गया, राइट साइड पे हमने s और i में लिखा हुआ है, बट दीज इक्वेशंस आर इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल वेरिएबल्स s एंड i। तो अभी भी ओरिजिनल वेरिएबल s i और i में लिखी गई हैं। देयर आर टू वेज इन विच वी कैन देन ऑब्टेन द लीनियराइजेशन। तो हम दो तरीक़ों से इनकी लीनियराइजेशन फाइंड कर सकते हैं। वन इज़ अ कैलकुलस फ्री मेथड, जो पहला हमारे पास तरीका है वो कैलकुलस फ्री मेथड है कि कैलकुलस को हम यूज़ किए बगैर हम कैसे इसकी लिनियराइजेशन फाइंड कर लेते हैं। द अदर यूज द आइडिया ऑफ टेलर सीरीज़ फ्रॉम कैलकुलस। तो जो दूसरा मेथड है वो है कि हम टेलर सीरीज़ को एक्सपेंड करके तो कैसे हम कर सकते हैं इसकी। नॉन कैलकुलस मेथड, वी रीराइट द प्रीवियस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x1 एंड x2 यूजिंग s इज इक्वल टू एस्टेरिक प्लस x1 एंड i इज इक्वल टू एस्टेरिक प्लस x2, क्योंकि x1 हमारे पास है s माइनस एस्टेरिक और x2 है i माइनस आई स्टेरिक। तो उधर से s और i की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये आ रही है, और s i की वैल्यू जब ये हमारे पास ओरिजिनल सिस्टम है तो इस सिस्टम में जब s की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, i की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, फिर s की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास सिस्टम इस तरह बनेगा। If we multiply out the brackets that appear in the infection term we have, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक टर्म देख लें बीटा एस आई ओवर एन x1 और x2, जब मल्टीप्लाई करेंगे एस स्टैरिक आई स्टैरिक प्लस एस स्टैरिक x2 प्लस आई स्टैरिक x1 प्लस x1 x2 अब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, क्योंकि हमने कहा हुआ है कि s माइनस एस स्टैरिक और i माइनस आई स्टैरिक वेरी स्मॉल है, तो x1 x2 इनका जो प्रोडक्ट है ये भी वेरी स्मॉल होगा तो ये इग्नोर कर देंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली जो बीटा एस आई ओवर एन है वो इसके इक्वल आ जाएगा। Where to read the last step we made use of the fact that we noted about the product is very small indeed and so can be ignored। तो ये हमने ये जो प्रोडक्ट है यानी ये वेरी स्मॉल है तो ये इग्नोर किया जा सकता है। दिस लीड्स टू द फॉलोइंग, तो ये जो प्रोडक्ट है फिर इस फॉर्म में लिखा जाएगा बीटा माइनस बीटा स्टैरिक स्टैरिक ओवर एन माइनस म्यू एस स्टैरिक प्लस बीटा स्टैरिक x2। जब वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे ये वैल्यूज़ जब पुट करेंगे उस सिस्टम में तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ये इक्वेशंस आ जाएंगी हमारे पास। अब ये सिस्टम मैंने दोबारा वही लिखा है इस तरह पुट करने के बाद, सिंस एस आई इज़ एन इक्विलिब्रियम पॉइंट द ओरिजिनल मॉडल टेल्स अस दैट
दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू ज़ीरो एंड दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि हम देखें कि हमने पढ़ा यही है, इक्विलिब्रियम पॉइंट की डेफिनेशन यही होती है कि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट उस फंक्शन में पुट करे राइट साइड पे तो वो ज़ीरो दे देता है। तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट एस स्टेरिक और आई स्टेरिक है, तो जब यहाँ पे राइट साइड पे एस स्टेरिक और आई स्टेरिक पुट करेंगे तो वो ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा, एस स्टेरिक आई स्टेरिक म्यू एस स्टेरिक। तो ये जो पूरी इक्वेशन है ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में बीटा स्टेरिक आई स्टेरिक ओवर एन माइनस गैमा प्लस म्यू आई स्टेरिक वो भी ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। दिस अलाउज यूज टू कैंसल सम टर्म्स इन दीज इक्वेशन। तो ये जो है इसकी वजह से हम कुछ टर्म कैंसिल कर देंगे, जिस तरह आप देखें कि म्यू एन माइनस बीटा स्टेरिक आई स्टेरिक माइनस म्यू एस स्टेरिक ये हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आ गया। इसी तरह बीटा स्टेरिक आई स्टेरिक और ये ज़ीरो के इक्वल आ गया। ये दोनों ये टर्म्स जो है वो पहले ये ज़ीरो के इक्वल आ गई। विच आर लेफ्ट टू द फॉलोइंग लिनियराइज्ड इक्वेशन। तो ये हमारे पास लिनियराइज्ड सिस्टम ये हमारे पास बन जाएगा इसमें। अब कैलकुलस मेथड से हम कैसे ये लिनियराइज्ड सिस्टम फाइंड करेंगे। बाय यूजिंग अ टेलर सीरीज एक्सपेंशन वी कैन अराइव अ लिटिल मोर क्विकली एट द लिनियराइजेशन। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन को यूज़ करके तो हम जल्दी इस लिनियराइजेशन की तरफ लिनियराइज्ड सिस्टम हम फाइंड कर सकते हैं जी। एज अ शॉर्ट and we write the right hand side of ds by dt as f of si, यानी सिंपल जो पूरी राइट हैंड साइड है ds by dt की उसको f of si से डिनोट कर लें। ये जो पूरी राइट हैंड साइड है इसको f of si कह दें एंड राइट हैंड साइड ऑफ di by dt इसको g of si कह दें। यानी ये f of si हो गया और ये g of si हो गया। वी देन एक्सपेंड अबाउट एस्टेरिक आई स्टेरिक और इसके अबाउट जब इसकी सीरीज एक्सपेंड करेंगे तो वो आ जाएगा ds by dt f of एस्टेरिक आई स्टेरिक प्लस s माइनस एस्टेरिक पार्शियल f पार्शियल s प्लस i माइनस आई स्टेरिक पार्शियल f पार्शियल i प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स di by dt g एस्टेरिक आई स्टेरिक प्लस s माइनस एस्टेरिक पार्शियल g पार्शियल s प्लस आई माइनस आई स्टेरिक पार्शियल जी पार्शियल आई प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स आगे निगलेक्ट कर दी गई हैं, सिर्फ ये टर्म फर्स्ट डेरिवेटिव लिए गए हैं। तो ये जो एफ स्टेरिक आई स्टेरिक है क्योंकि एफ स्टेरिक आई स्टेरिक इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो एफ ऑफ एफ स्टेरिक आई स्टेरिक ये भी ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा और जी एफ स्टेरिक आई स्टेरिक ये भी ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। हैंस यहाँ पे here both partial derivative are evaluated at the point asterisk I steric. In cases you are not familiar with the partial derivatives, when you work out partial f partial s you imagine that I is a constant। अगर आप partial derivative इस तरह नहीं जानते तो वैसे तो आप जानते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव में जो दूसरा वेरिएबल है वो कांस्टेंट एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। तो पार्शियल एफ व पार्शियल एस जब कैलकुलेट करेंगे बीटा एस आई ओवर एन से तो हमारे पास वो भी एस बीटा आई ओवर एन आ जाएगा माइनस मी और विद रिस्पेक्ट टू जब आई कैलकुलेट करेंगे तो बीटा एस ओवर एन आ जाएगा। सिंस इज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट वी हैव दैट एफ स्टेरिक आई स्टेरिक इक्वल टू जीरो डी एस सिंस डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट डेफिनेशन यही है जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएंगी। रिमेंबरिंग दैट x1 हमारे पास s माइनस एस स्टेरिक कह देते हैं, x2 हमारे पास i माइनस आई स्टेरिक कह देते हैं। तो dx1 बाई डी टी डी एस बाई डी टी के इक्वल आ गया और dx2 बाई डी टी डी आई बाई डी टी के इक्वल आ गया। तो x1 और x2 की फॉर्म में हमारे पास ये सिस्टम बन गया, dx1 बाई डी टी हमारे पास इसके इक्वल आ गया और dx2 बाई डी टी हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। तो ये अब हमारे पास एक लीनियर सिस्टम बन गया है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, क्योंकि पार्शियल एफ ब पार्शियल एस कैलकुलेट किया। जो एफ हमारे पास जो एस आई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस लेते हैं, फिर उसके बाद साथ इक्विलिब्रियम पॉइंट पुट करते हैं। तो जब हम इक्विलिब्रियम पॉइंट वहाँ पे पुट करते हैं तो वो एक कांस्टेंट को वैल्यू आ जाती है, कांस्टेंट नंबर आ जाता है। इसी तरह इन सब में ये पहले डेरिवेटिव लेके, क्योंकि जो हम टेलर सीरीज़ एक्सपेंड कर रहे हैं तो वो यही लिख रहे हैं कि पार्शियल एफ यहाँ पे जो आ रहा होता है वो यही आ रहा होता है टेलर सीरीज़ में कि पार्शियल एफ पार्शियल एस एट द पॉइंट एस्टेरिक आई स्टेरिक पार्शियल एफ पार्शियल आई एट द पॉइंट एस्टेरिक आई स्टेरिक। तो वो ये सारी वैल्यूज़ फिर ये कांस्टेंट हो जाती हैं।
where we have again ignored the higher order terms since they are of much smaller size. For the SIR model this becomes SIR model के लिए ये जो टर्म्स हैं कि जिस तरह वो पार्शियल एफ पार्शियल एस कैलकुलेट करके ये माइनस का ये क्लियर कर लीजिएगा कि ये माइनस इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा। बाकी मेथड यही है कि एफ ऑफ एस आई जो है वो उसमें पार्शियल एफ व पार्शियल एस पहले कैलकुलेट करेंगे, वो जो रिज़ल्ट आएगा उसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी एस की जगह आप जहाँ पे आ रहा होगा एस डायरेक्ट पुट कर देंगे, जहाँ पे आई आ रहा होगा वहाँ आई डायरेक्ट पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो एस आई आर मॉडल के लिए इक्वेशन बनेगी वो इस फॉर्म में इक्वेशन बनेगी। ये SIR मॉडल है, इसके लिए जो हमारे पास लिनियराइज्ड सिस्टम आएगा आर को छोड़ के वो हमारे पास ये लिनियराइज्ड सिस्टम आ जाएगा। मैट्रिक्स नोटेशन फॉर द लिनियराइजेशन। अब लिनियराइजेशन के लिए हम मैट्रिक्स नोटेशन कैसे फाइंड करते हैं जी, मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं। वी कैन राइट लिनियराइजेशन इन द मैट्रिक्स फॉर्म। अब उसको मैट्रिक्स फॉर्म में उन्हीं इक्वेशंस को ये जो हमने लास्ट में पढ़ी थी ये इधर इक्वेशंस ये जो ये जो इक्वेशंस आ रही थी हमारे पास इसको यहाँ पे सॉरी हाँ ये जो इक्वेशन है इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं जी। अब मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह लिखा जा सकता है जी, ये याद रखें यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया लेकिन यहाँ पे होगा पार्शियल एफ पार्शियल एस एट द पॉइंट, जो भी पॉइंट होगा यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट, पार्शियल एफ पार्शियल वाई एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये सारी वैल्यू एट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे। और इन शॉर्ट हैंड इसको इस तरह लिख सकते हैं एक्स डॉट इज इक्वल टू जे एक्स, यानी ये जो मैट्रिक्स है इसकी जगह पे ये जे एक्स लिख देते हैं, ये जे से डिनोट करते हैं वेयर जे इज द सो कॉल्ड जैकोबियन मैट्रिक्स। जे यहाँ पे क्या कहलाता है, ये जैकोबियन मैट्रिक्स कहलाता है हुज एंट्रीज आर द पार्शियल डेरिवेटिव्स आर द राइट हैंड साइड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द मॉडल taken with respect to different state of variable, for example s and i, यानी जिसकी जो एंट्रीज हैं वो सारी पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टेट वेरिएबल, यानी जो वेरिएबल हमने मॉडल में यूज़ किए हुए हैं जितने वेरिएबल उसके लिहाज से ये यहाँ पे आता है। वी ऑफर राइट द एंट्रीज ऑफ जे एस, हम जे की एंट्रीज को इस तरह कर लेते हैं। वी कैन डू दिस लिनियराइजेशन फॉर अ मॉडल विद एनी नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल। ये तो हमारे पास दो वेरिएबल थे एस और आई, लेकिन जितने भी वेरिएबल्स हों उनके लिए यही लिनियराइजेशन प्रोसेस हम कर सकते हैं, इसी तरह का लिख सकते हैं। इफ़ देयर आर एन स्टेट वेरिएबल वी गेट एन डायमेंशनल सेट ऑफ कपल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो हम अगर हमारे पास ये 2 है 2x2 का सिस्टम था तो हमारे पास 2 डायमेंशनल ये लीनियर सिस्टम आया था। इसी तरह अगर n डायमेंशनल नॉन लीनियर सिस्टम हो तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास n लीनियर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी।